हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर ऑल स्टेट पीएससी पीसीएस एग्जाम्स, जिसमें हम मॉडल क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है जो कि एक डेमो वीडियो है। ये एक डेमो वीडियो है जिसमें आपको निर्धारित करना होगा कि इस सीरीज को आगे लेके जाना है या फिर नहीं। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी अधिक मात्रा में क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद नहीं आते हैं तो अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम इस वीडियो को साथ ही इस सीरीज को यहीं पर बंद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जो क्रैश कोर्स है ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए मॉडल क्वेश्चंस का। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम अपने जो कोई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है उसमें करते हैं, लेकिन इस सीरीज में जो क्रैश कोर्स होगा मॉडल क्वेश्चंस का स्टेट पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए, उसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। तो इस सवाल की व्याख्या करेंगे। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है एवं राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेता है और राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल का पद स्वतंत्र संवैधानिक पद है। राज्यपाल का पद किस प्रकार का पद है? तो राज्यपाल का पद स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण से मुक्त होता है। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसकी संपूर्ण व्याख्या इस सवाल में की गई है। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? इसका उत्तर है ताराबाई। इसकी व्याख्या देखेंगे। तो राजा की मृत्यु के बाद की विधवा पत्नी ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था मराठों का स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, उसको संघर्ष जारी रखा। जो मुगलों से संघर्ष कर रहे थे मराठा, जब अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को विजित भी किया। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला सवाल है, धन विधेयक कहां पर पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक कहां पर पुनः स्थापित किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अनुच्छेद 110 के भाग 1 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा। पहला, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय हो। यदि किसी विधेयक में किसी कर का अधिरोपण हो रहा है, उत्साधन हो रहा है, परिहार हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है या फिर विनिमय हो रहा है तो वो धन विधेयक समझा जाएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का, विनिमय का उल्लेख हो तो वह विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा हो, ऐसे किसी निधि से धन निकालना या जमा करना, इस प्रकार के विधेयक को भी धन विधेयक समझा जाएगा। भारत की संचित निधि से धन विनियोग,
अगर किसी विधेयक में भारत की संचित निधि से धन विनियोग की चर्चा है तो वह विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इस प्रकार का अगर कोई विधेयक है तो वो भी धन विधेयक समझा जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के भाग 1 के अंतर्गत उल्लेखित है। तो ये एक डेमो आंसर्स हैं जो कि क्रैश कोर्स के लिए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे बहुत ही विस्तृत मात्रा में सवाल होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको कंफर्म किया जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 16 सितंबर को। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो व्याख्या के अनुसार ओजोन परत में छिद्र को लेकर चिंता के कारण विश्व के अग्रणीय 33 देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और ओजोन सम्मेलन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। तो इस प्रकार ओजोन सम्मेलन का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब और कहाँ हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में हुआ, जिसमें कुल 33 देशों ने भाग लिया। और इसी समझौते में यह निश्चित किया गया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाएगा। यहाँ से ये सवाल भी कंफर्म होता है कि कौन से समझौते में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौते में, जिसमें 33 देशों ने भाग लिया, यह निश्चित किया गया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने किया? या फिर सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब स्थित है। जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक ने ईंट से 128 फुट ऊंचे धमेक, इसको धर्मराजिक भी बोलते हैं, बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, जो कि जिसकी कुल ऊंचाई 128 फीट है। यहाँ से ये सवाल भी कंफर्म कर सकते हैं और यह ईंटों से निर्मित है। सारनाथ में, अगर सारनाथ के इतिहास की चर्चा करेंगे तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ को अन्य नामों ऋषिपत्तनम और मरगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ के जो अन्य नाम है उसमें ऋषिपत्तनम और मरगदाव भी उसको कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष से अनुकृत है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ के शीर्ष से, जिसको भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला सवाल है, अर्धचंद्र के समय सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो अर्धचंद्र के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, उस समय चंद्रमा आधा दिखाई पड़ता है, जिसको हम अर्धचंद्र की घटना बोलते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी और चंद्रमा में पड़ जाता है, अर्थात प्रकाश केवल चंद्रमा के आधे भाग पर ही पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा में आधे दिखाई पड़ता है। इसी समय लघु ज्वार आता है। जो अर्धचंद्र की घटना होती है उस समय लघु ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण 2 दिशाओं में कार्य करता है, जिससे समुद्र जल का उतार चढ़ाव न्यूनतम होता है। इसी कारण लघु ज्वार की घटना संपन्न होती है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो कोण होता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का, वो 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, ये डेमो क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो डेमो है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम अपनी इस सीरीज को आगे आपके लिए प्रोवाइड करें। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो इसका उत्तर है दर्शन पर। इसकी व्याख्या देखेंगे।
उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसे वैदिक चिंतन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसी कारण इसे वेदांत की संज्ञा दी गई है। तो वेदांत की संज्ञा किसको दी गई है? उपनिषदों को दी गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निष्ठावान गुरु के समीप परम तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठना एवं समस्त शंकाओं को समाप्त करना और अज्ञान का विनाश करना है। अर्थात जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता को दूर करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। और शंकराचार्य ने उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा है। तो ब्रह्म विद्या किसको कहा गया है? उपनिषद को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? शंकराचार्य के द्वारा कहा गया है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप परम तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करना और बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना और समस्त संशयों को समाप्त करना और अज्ञानता का विनाश करना। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसकी हमने डेमो आपको प्रोवाइड की क्रैश कोर्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपना सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे हम इसको आगे जारी रख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना भी मत भूलें जिससे अधिक लोग लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।